हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का इलास्टिसिटी वाला पोर्शन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली, और मैं तुम्हें करवाने वाली हूँ CUET 2025 की इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की फुल फ्लेजेड तैयारी यहाँ इसी यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी रिविजन, वन शॉट, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट MCQ सब कुछ आपको यहाँ पे करवाने वाले हैं। हर चीज के नोट्स या फिर जो MCQs है सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई हम ऑलरेडी कर चुके थे और अब हम करने वाले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली चीज हमें समझनी है कि इलास्टिसिटी होती क्या है, व्हाट इज इलास्टिसिटी इन द फर्स्ट प्लेस। तो देखो, अभी तक मैंने तुम्हें ये समझा दिया था कि डिमांड क्या होती है, अभी तक मैंने तुम्हें ये समझा दिया था कि सप्लाई क्या होती है। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। एंड सिमिलरली मैंने जो है अपनी स्क्रीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक साइड पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे तो दूसरी साइड पे हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। सप्लाई की भी इलास्टिसिटी क्या है, देखो मैंने ना अभी तक तुम्हें लॉ ऑफ डिमांड में, लॉ ऑफ सप्लाई में मैंने तुम्हें ये समझाया था कि ये जो लॉ है ऑफ डिमांड वो मुझे ये बोलता है कि अगर रेट बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, अगर रेट गिरता है तो डिमांड बढ़ती है। सिमिलरली मेरे लॉ ऑफ सप्लाई ने मुझे ये बोला था कि अगर रेट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन अगर रेट कम होगा तो सप्लाई कम होगी। लेकिन इन दोनों ही लॉज ने मुझे ये नहीं बताया कि कितना, हाउ मच, कितना रेट गिरने पे कितनी डिमांड बढ़ेगी, कितना रेट बढ़ने पे सप्लाई कितनी बढ़ेगी। अगर रेट 10 रुपए बढ़ा तो सप्लाई कितने से बढ़ेगी, कितने यूनिट से बढ़ेगी। अगर रेट 10 रुपए गिरा तो डिमांड कितने यूनिट से बढ़ेगी, हमें ये नहीं पता। यानी कि अभी तक मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर बता दिया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमांड हमें बिहेवियर बताता है कि डिमांड कैसे बिहेव करती है, सप्लाई कैसे बिहेव करती है विद रिस्पेक्ट विद प्राइस। लेकिन इन लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई ने मुझे ये नहीं बताया कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। न्यूमेरिकली डिमांड और सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू प्राइस किस तरीके से बिहेव करते हैं ये मुझे नहीं बताया। और यही न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे कौन निकाल के बताता है, यही न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे निकाल के बताती है इलास्टिसिटी। इलास्टिक का क्या मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना हमारा रबर बैंड होता है या कोई कपड़ा होता है, ये बहुत इलास्टिक है, ये बहुत इलास्टिक नहीं है, ये बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, ये बहुत इलास्टिक कपड़ा है, हम बोलते हैं ना। तो इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज की एबिलिटी टू चेंज। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की एबिलिटी टू चेंज, कि कोई चीज चेंज हो सकती है या कोई चीज चेंज नहीं हो सकती है, ये मतलब होता है इलास्टिसिटी का। तो अगर कोई चीज चेंज हो सकती है मैं उसको क्या बोलूंगी कि वो इलास्टिक है, और अगर कोई चीज चेंज नहीं हो सकती है मैं उसको क्या बोलूंगी कि ये चीज इनइलास्टिक है, यानी कि ये चीज इलास्टिक नहीं है, यानी कि ये चीज चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है ना, तो मैं यही पढ़ने वाली हूँ कि डिमांड कब तो चेंज होगी विद रिस्पेक्ट विद प्राइस, यानी कि कब वो इलास्टिक होगी। डिमांड कब चेंज नहीं होगी, यानी कि कब वो इनइलास्टिक होगी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। विद रिस्पेक्ट टू प्राइस यानी कि प्राइस के कुछ चेंज होने पे क्या डिमांड चेंज होगी, अगर चेंज होगी तो कितना चेंज होगी, ये मुझे बताता है मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है जी। अब देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो जैसे मैंने तुम्हें अभी तक बताया, इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज, कि डिमांड में कितना चेंज आया, डिमांड में कितना चेंज आया, क्यों आया चेंज। इलास्टिक मतलब चेंज, कि डिमांड में कितना चेंज आया, लेकिन ये चेंज क्यों आया, ये चेंज आया ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताती है कि हाउ मच इज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू अ सर्टेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि अगर प्राइस कुछ सर्टेन परसेंटेज से चेंज हुआ है तो उस प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड कितने परसेंटेज से चेंज हुआ है, ये मुझे बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिमिलरली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या बताएगी कि कितना परसेंट चेंज आया है इन सप्लाई, क्यों आया है, क्योंकि ड्यू टू अ सिमिलर
परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस चेंज हुआ उसकी वजह से कितना परसेंट चेंज आया सप्लाई में। ये है मेरी डेफिनेशन किसकी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। सिमिलरली ये है मेरी डेफिनेशन किसकी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, कि एक परसेंटेज चेंज अगर आया है प्राइस में उसकी वजह से कितना परसेंटेज चेंज आया है डिमांड में, ये मुझे बताता है मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब समझ आ गया, मतलब समझ आ गया। इसके बाद हम फॉर्मूला भी करेंगे जो कि बिल्कुल इसी डेफिनेशन से निकला है, लेकिन फॉर्मूला करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगी कितनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज होती हैं, कितनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज होती हैं। देखो मैंने तुम्हें बोला कि इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि कोई चीज चेंज हो रही है, ठीक है ना, कि प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज हो रही है। इसी के बेसिस पे हमने टोटल 5 अलग अलग तरीके की इलास्टिसिटीज बनाई हैं। हमने टोटल 5 अलग अलग तरीके की इलास्टिसिटीज बनाई हैं जो कि इधर भी और इधर भी बिल्कुल सेम रहने वाली हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखो सबसे पहली चीज मैंने तुम्हें बोला, अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड भी चेंज होती है तो मैं उसको क्या बोलती हूँ, इलास्टिक। अगर प्राइस के चेंज होने पे डिमांड चेंज नहीं होती यानी कि इलास्टिक नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक। ठीक है, इसके आगे हम एक वर्ड जोड़ देते हैं कई बार, परफेक्टली। अगर प्राइस के चेंज होने पे डिमांड भी चेंज हो रही है, परफेक्टली इलास्टिक बन जाती है। अगर प्राइस के चेंज होने पे डिमांड चेंज नहीं हो रही, परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाती है। अब अगर जितना प्राइस चेंज हुआ उतना ही डिमांड चेंज हुआ, यानी कि चेंज इन प्राइस जितना आया उतना ही चेंज इन डिमांड भी आया, अगर ये दोनों बराबर हैं तो वो क्या बन जाती है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अगर चेंज इन प्राइस ज्यादा है यानी कि चेंज इन डिमांड कम है तो हम क्या बोलेंगे, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। अगर चेंज इन डिमांड कम है चेंज इन प्राइस से तो हम क्या बोलेंगे, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और अगर चेंज इन डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस तो मैं क्या उसको बोलूंगी, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मैं क्या उसको बोल दूंगी, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। समझ आ गई चीज। क्या मैं बोलना चाह रही हूं कि अगर प्राइस के चेंज होने पे डिमांड चेंज हो रही है, परफेक्टली इलास्टिक। अगर नहीं हो रही है तो परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर दोनों बराबर चेंज हो रहे हैं तो यूनिटरी मतलब 1, कि चेंज इन मेरा जो डिमांड है वो किसके बराबर है, चेंज इन प्राइस के बराबर है। और देखो मेरा इलास्टिसिटी का फॉर्मूला भी यही होता है जो मैं अभी तुम्हें करवा रही थी कि कितना चेंज डिमांड में आया ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला भी यही होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये कट हो जाएंगे और मेरी वैल्यू आ जाएगी 1। तो यानी कि यूनिटरी इलास्टिक का क्या मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, इक्वल टू 1 है। ठीक है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक का मतलब है कि डिमांड में कम चेंज आया, प्राइस में ज्यादा चेंज आया, यानी कि डिनोमिनेटर जो है, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, न्यूमरेटर जो है वो छोटा है। समझ रहे हो, डिमांड में कम चेंज आया, प्राइस में ज्यादा चेंज आया, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है। जब भी उल्टा, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो मेरी फ्रैक्शन क्या होती है, लेस देन 1 होती है। तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक में मेरी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितनी होती है, लेस देन 1 होती है। सिमिलरली अगर चेंज इन डिमांड ज्यादा है, चेंज इन प्राइस कम है, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो मेरी इलास्टिसिटी क्या होने वाली है, ग्रेटर देन 1 होने वाली है। देखो सिंपल बात है, चेंज इन डिमांड फॉर एग्जांपल 10 है, चेंज इन प्राइस फॉर एग्जांपल 8 है, तो सिंपल बात है ना, ये पूरा जो है मेरा ग्रेटर देन 1 होने वाला है। ठीक है ना, काट पीट के, ठीक है जी, वो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग बनेगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है। अगर इन इलास्टिक है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0 हो जाती है, क्योंकि इन इलास्टिक है, क्योंकि चेंज हो ही नहीं रहा, प्राइस कुछ भी हो, चेंज इन डिमांड अगर 0 है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। और परफेक्टली इलास्टिक में बेटा जी जो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, जिसका ये मतलब होता है कि डिमांड एट अ गिवन प्राइस कुछ भी हो सकती है, डिमांड एट अ गिवन प्राइस कुछ भी हो सकती है, प्राइस कांस्टेंट रहता है और डिमांड चेंज होती रहती है। ठीक है जी। एक बार पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ही थोड़ा सा और तुम्हें यहाँ पे समझाती हूँ। देखो जब भी एक चीज सबसे पहले नोट डाउन कर लो कि इलास्टिसिटी इज इनवर्सली रिलेटेड या प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ अ कर्व। किसी भी कर्व का जो स्लोप होता है उसका उल्टा होता है उसका इलास्टिसिटी, यानी कि अगर इलास्टिसिटी ज्यादा होगी तो स्लोप कम होगा, अगर इलास्टिसिटी कम होगी
तो स्लोप ज्यादा होगा। अगर इलास्टिसिटी ज्यादा होगी स्लोप कम होगा, इलास्टिसिटी कम होगी तो स्लोप ज्यादा होगा। अब स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप का मतलब होता है बेटा जी, देखो कि कर्व कितना ज्यादा वर्टिकल है। कोई भी लाइन, कोई भी डायग्राम, कोई भी कर्व कितना ज्यादा वर्टिकल है। ठीक है, मैं तो बहुत ज्यादा मैथमेटिकल टर्म्स में नहीं जा रही हूँ, बहुत बेसिक लेवल पे तो मैं समझा रही हूँ। स्लोप का मतलब क्या होता है? लाइन कितनी ज्यादा वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, तो कोई भी लाइन अगर ज्यादा वर्टिकल होगी उसका स्लोप ज्यादा होगा। अगर लाइन कम वर्टिकल होगी, जैसे कि ऐसे, इससे भी कम वर्टिकल क्या होगी? ये सबसे कम वर्टिकल क्या होगी? ये, क्योंकि ये तो पूरी तरह हॉरिजॉन्टल है, स्लीपिंग लाइन है। ठीक है ना, अगर लाइन ज्यादा वर्टिकल होगी तो उसका स्लोप ज्यादा होगा, अगर लाइन कम वर्टिकल होगी तो उसका स्लोप कम होगा। और अगर लाइन ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, यानी कि बिल्कुल स्लीपिंग लाइन है, तो उसका स्लोप क्या होगा? जीरो होगा। और स्लोप जो है वो इलास्टिसिटी का उल्टा होता है। अगर इलास्टिसिटी ज्यादा होगी स्लोप कम, इलास्टिसिटी कम तो स्लोप ज्यादा। यहां तक मुझे चीज समझ आती है। स्लोप मतलब लाइन कितनी ज्यादा वर्टिकल है। ठीक है जी, अब देखो, अब मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने डिमांड के कर्व्स बनाती हूँ, डिमांड के डायग्राम्स बनाती हूँ, फिर तुम देखना। मैं कहती हूँ स्लोप का मतलब होता है कि लाइन कितनी ज्यादा वर्टिकल है। स्लोप का मतलब होता है कि लाइन कितनी ज्यादा वर्टिकल है। तो अगर मैंने ये एक लाइन बनाई, अगर मैंने ये एक लाइन बनाई, किसी और पेन से बना लेते हैं। अगर एक लाइन मैंने बनाई है, ये लाइन पूरी तरीके से एक वर्टिकल लाइन है, ये लाइन पूरी तरीके से एक वर्टिकल लाइन है, पूरी तरीके से एक स्टैंडिंग लाइन है, यानी कि इसका जो स्लोप है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा। यानी कि इसका स्लोप कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। इससे ज्यादा स्लोप किसी चीज का हो नहीं सकता, क्योंकि ये लाइन पूरी तरह वर्टिकल है। जब स्लोप सबसे ज्यादा है तो इलास्टिसिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा कम होगी। सबसे ज्यादा कम इलास्टिसिटी क्या होती है? जीरो। तो इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा? जीरो। सिमिलरली अगर मैंने एक ये लाइन बनाई, इसका स्लोप सबसे ज्यादा कम है क्योंकि पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसका स्लोप होगा जीरो। अगर स्लोप सबसे कम है तो इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी कि इलास्टिसिटी कितनी होगी? इन्फिनिटी होने वाली है। ठीक है जी, अब बचे ये तीनों ग्राफ। इन तीनों ग्राफ में सबसे कम इलास्टिसिटी किसकी है? इसकी है, लेस देन 1। ठीक है ना, तो इसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा। तो अगर मैं एक ऐसे लाइन बनाती हूँ, ये होगी मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है तो इलास्टिसिटी इसकी कम होगी। अगर मैं एक ऐसे लाइन बनाती हूँ, देखो इसका स्लोप काफी कम है, इसका स्लोप काफी कम है, तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है ना, अभी तक मैंने क्या बोला? जो लाइन पूरी वर्टिकल है उसका स्लोप इन्फिनिटी है, इलास्टिसिटी जीरो है, तो ये आ गया। ठीक है, अगर लाइन पूरी तरह हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप जीरो होगा, इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होने वाली है। जो ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है ए, ठीक है, इसका स्लोप ज्यादा है, इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। जो ये वाली लाइन है बी, इसका स्लोप कम है, इस लाइन का स्लोप कम है, तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होने वाली है? ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, ये सारे के ग्राफ तुम्हें समझ आ गए होंगे आई होप। एक ग्राफ बचता है जो मेरा यूनिटरी इलास्टिक का है, इसका थोड़ा सा अलग केस होता है, प्लीज इसको नोट डाउन अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर सवाल आएगा ही आएगा। तो इसका जो है, इसका होता है बेटा जी, एक इस तरीके का ग्राफ बनता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 का। क्योंकि ये जो है बेटा ग्राफ जो है, इस ग्राफ में जितना चेंज इन डिमांड होता है उतना ही चेंज इन प्राइस होता है। तो मैं बोलती हूँ कि इसके नीचे अगर मैं किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पे एक पॉइंट देखूंगी, यहाँ पे जितने मर्जी मैं रेक्टेंगल बना लूंगी उन सबका एरिया सेम होगा। तो मैं इसको नाम क्या देती हूँ? यूनिटरी इलास्टिक वाले ग्राफ को मैं नाम क्या देती हूँ? रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको मैं नाम क्या देती हूँ बेटा जी? रेक्टेंगुलर हाइपर, हाइपर HYPER हाइपरबोला। इसको मैं नाम क्या देती हूँ? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो मैंने क्या बोला? अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी है, यानी कि स्लोप जीरो होगा, यानी कि लाइन हॉरिजॉन्टल होगी। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो है, यानी कि स्लोप इन्फिनिटी होगा, यानी कि लाइन वर्टिकल होगी। अगर लेस देन 1 है स्लोप ज्यादा होगा, अगर ग्रेटर देन 1 है तो स्लोप कम होगा। अगर यूनिटरी इलास्टिक है तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। एक आप देख सकते हो सी की तरह, थोड़ा सा ऐसे सी की तरह जो है ये ग्राफ बनता है। इसको हम नाम क्या देते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए मैंने इसको बोला क्योंकि इसके नीचे तुम कोई भी इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना के देखोगे तो उसका जो है एरिया सेम निकल के आता है। एरिया क्यों सेम निकल के आता है? क्योंकि इस केस में जितना चेंज डिमांड में आता है उतना ही चेंज जो है मेरा प्राइस में आता है। तो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे 1 निकल के आता है, क्योंकि चेंज इन डिमांड चेंज इन प्राइस सेम है। तो यहाँ पे कोई भी तुम रेक्टेंगल देखोगे उसका एरिया सेम होगा, तो मैंने इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसीलिए कहा है। ठीक है, प्लीज एक चीज सबसे ज्यादा अच्छे से याद कर लो, ये वाली चीज की इलास्टिसिटी और स्लोप का उल्टा रिलेशन होता है। इलास्टिसिटी अगर कम होती है तो स्लोप ज्यादा होता है, इलास्टिसिटी अगर ज्यादा होती है तो स्लोप कम होता है। आई होप तुमने पूरी चीज लिख ली होगी, स्क्रीनशॉट ले लिया अभी तक होगा। अब बिल्कुल सेम तरीके से हमारा जो होता है यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकल के आता है। देखो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है,
यहाँ पे बस परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो जाएगा। ठीक है जी, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। बस एक चीज याद रखना कि जो डिमांड का यूनिटरी इलास्टिक होता है उसको मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलती हूँ, जो सप्लाई का यूनिटरी इलास्टिक होता है मैं उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोलती हूँ। ठीक है, नहीं बोलते उसको। जो डिमांड वाला होता है उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं और वो ऐसे सी वाली शेप में होता है। ठीक है, अब मतलब बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है, बस ग्राफ उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग था, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा, तो ग्राफ थोड़ा सा बदलेगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं डिमांड की जगह पे यहाँ पे क्या कर लेती हूँ जी, सप्लाई, क्योंकि अब हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करते हैं। ठीक है, ये ई डी की जगह में मैं हर जगह ई एस कर लेती हूँ। ठीक है, ई एस। ठीक है, यहाँ पे भी मेरा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, हो गई बात खत्म। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का इंफिनिटी होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई का वैल्यू 0 होगा, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का वैल्यू 1 होगा, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का वैल्यू लेस देन 1 होगा, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का मोर देन 1 जो है वैल्यू होने वाला है। ये बात बिल्कुल सेम रहेगी कि इलास्टिसिटी ज्यादा तो स्लोप कम, इलास्टिसिटी कम तो स्लोप ज्यादा। फॉर्मूला सेम है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ओनली डिफरेंस इज इन द ग्राफ, क्योंकि ग्राफ जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है सप्लाई कर्व का। पहले दो ग्राफ तो सेम रहेंगे, अगर इलास्टिसिटी इंफिनिटी है तो यानी कि स्लोप 0 होगा, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो यानी कि ये इस तरीके की एक लाइन होगी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 0 को भी इक्वल टू इन्फिनिटी को भी दर्शाती है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी को भी दर्शाती है, वो ये वाली लाइन होती है। ठीक है, फिर अगर मैं एक पूरी तरह वर्टिकल लाइन बनाती हूँ, इसका जो स्लोप है इंफिनिटी होता है और इस लेवल पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी 0 होती है और इस पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी 0 होती है। तो पहले तो दो ग्राफ जो हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं, क्योंकि स्लोप के बेसिस पे हम देख रहे हैं। ठीक है ना, तो पहले जो दो ग्राफ है वो बिल्कुल सेम है। अगर वर्टिकल लाइन है तो स्लोप इंफिनिटी है, इलास्टिसिटी 0 है, चाहे सप्लाई की हो चाहे डिमांड की हो। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप यहाँ पे 0 है, स्लोप 0 होने की वजह से इलास्टिसिटी इंफिनिटी है, चाहे सप्लाई की हो चाहे डिमांड की हो। ठीक है जी, ये पहले दोनों ग्राफ तो हो गए मेरे बिल्कुल सेम। अगले तीनों ग्राफ की दिक्कत है, क्योंकि अगले तीनों ग्राफ जो डिमांड के थे, डिमांड के तो डाउनवर्ड स्लोपिंग थे और जो सप्लाई के हैं वो अपवर्ड स्लोपिंग होंगे। ठीक है, अब मैं तुम्हारे सामने तीन ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है, ग्राफ ए, ठीक है, एक इस तरीके से मैं बना रही हूँ ग्राफ बी, और एक इस तरीके से जा रहा है ग्राफ सी। ठीक है, प्लीज एक बार 2 मिनट के लिए जो है अपने स्क्रीन को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और देखो और मुझे बताओ ए बी और सी का किस तरीके का जो है स्लोप है, सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, फिर कम किसका है। ठीक है, ए बी और सी तीनों में से देखो किसका स्लोप सबसे ज्यादा है, किसका स्लोप सबसे कम है। ठीक है, आई होप तुमने देख लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अब देखते हैं, बी का स्लोप सबसे ज्यादा है, स्लोप की बात हो रही है, उससे कम स्लोप है ए का, उससे कम स्लोप है सी का। ठीक है, सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, बी का, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मुझे वर्टिकल दिख रही है और कुछ नहीं देख रही, मैं अपनी आंखों से बस देख रही हूँ कि क्या ये वर्टिकल है, तो बी का स्लोप सबसे ज्यादा है क्योंकि वो सबसे ज्यादा वर्टिकल लग रही है, उससे कम ए का स्लोप है, उससे कम सी का स्लोप है। ठीक है, यानी कि इसका स्लोप ज्यादा है, यानी कि इलास्टिसिटी सबसे कम होगी। तो जो मेरी लाइन बी है उसका क्या होगा, ये वाला होगा, बी लाइन का ये वाला होगा, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, स्लोप सबसे ज्यादा, इलास्टिसिटी सबसे कम। तो यानी कि बेटा अगर मैं ओ एक्स एक्सिस से कोई भी लाइन शुरू करती हूं, यानी कि अगर मैं एक्स एक्सिस पे कोई लाइन शुरू करती हूं तो उसका स्लोप क्या होगा, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक होगा। ठीक है, बात समझ आ गई। फिर देखो ए लाइन ए का स्लोप जो है वो बीच वाला है, मतलब लेस देन और मोर देन 1 के बीच वाला है, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक है। तो कहना है कि जो लाइन ए है वो यूनिटरी इलास्टिक वाली है। कहना है कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होती है, तो वो यूनिटरी इलास्टिक होगी। एक चीज ध्यान रखना, ओरिजिन से किसी भी एंगल पे शुरू हो, एंगल 45 डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, 70 डिग्री का हो, किसी भी डिग्री का एंगल हो, अगर वो ओरिजिन से शुरू हो रही है एट एनी सर्टेन एंगल, वो लाइन हमेशा क्या होगी, यूनिटरी इलास्टिक की होगी। फिर जब भी वो ओरिजिन से शुरू हो रही है तब एंगल तुम्हें कुछ भी दिया हो, 60 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, अगर वो ओरिजिन से शुरू हो रही है तो वो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का कर्व है, नॉट डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का कर्व है, डिमांड कर्व में ये
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता था। ये सारी सप्लाई की बात हो रही है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई में पहले दो ग्राफ सेम रहते हैं, बाकी तीनों मैं बदल के तुम्हें समझा रही हूँ, ठीक है। और तीसरा मेरा बचा मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, जिसके लिए तुम देख सकते हो ये जो लाइन सी है मेरी, ये जो मेरी लाइन सी है इसका स्लोप सबसे कम है। तो यानी कि अगर मेरी कोई भी लाइन वाई एक्सिस से स्टार्ट होती है तो वो लेस मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का ग्राफ बनाती है। अगर मेरी लाइन वाई एक्सिस से शुरू होती है तो वो मोर देन यूनिटरी इलास्टिक का ग्राफ बनाती है। यहाँ पे मेरे होते हैं ग्राफ खत्म तीनों के, इन दोनों के, सॉरी, डिमांड के भी और सप्लाई के भी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एक बार फिर से अगर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, और उसका डायग्राम कैसा होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक सप्लाई की बात करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 0, और इन दोनों का ग्राफ कहां से कैसा होता है, वर्टिकल। वर्टिकल का क्या मतलब होता है, वर्टिकल का क्या मतलब होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का ग्राफ क्या था, डिमांड का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का ग्राफ क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, किसी भी एंगल पे शुरू हो, अगर ओरिजिन से शुरू हुई है तो है यूनिटरी इलास्टिक। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई एक्स एक्सिस से शुरू होती है। मोर देन यूनिटरी इलास्टिक या फिर हाईली इलास्टिक भी बोलते हैं हम इसको हम लेस इलास्टिक बोलते हैं, इसको हाईली इलास्टिक, मोर इलास्टिक बोलते हैं। तो मोर देन यूनिटरी इलास्टिक अगर वो है तो वो वाई एक्सिस से शुरू होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का ग्राफ। एक बार तुम फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको लिख लो अच्छे से वीडियो को पॉज करके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लिख के ले लेना बेटा, मेरे से इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज तुम्हें क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं आगे हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन पे। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में बेटा जी तुम्हारे पास देखो टोटल 3 फॉर्मूलाज यहाँ पे आने वाले हैं। एक होता है परसेंटेज मेथड, ठीक है। फिर 2 और मेथड मेरे पास होते हैं। सबसे पहले परसेंटेज मेथड की मैं बात करती हूँ, ठीक है। तो अभी तक मैंने तुम्हें देखो क्या बोला, ये मेथड बिल्कुल सेम रहेगा डिमांड के लिए भी, सप्लाई के लिए भी, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मैं बात करूँ, मैंने तुम्हें क्या बोला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है। वीडियो पॉज करके एक बार अपने दिमाग में सोचो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मैंने तुम्हें क्या मतलब बताया है, फिर आगे मेरी बात सुनना, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मैंने तुम्हें मतलब बताया है कि कितना परसेंटेज चेंज आया डिमांड में या फिर क्वांटिटी डिमांडेड में ड्यू टू कितना सर्टेन परसेंटेज चेंज आया प्राइस में। तो जब भी मेरे प्राइस में कुछ चेंज आएगा उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया ये मैं बताती हूँ इलास्टिसिटी में, और यही मेरा इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, तुम पूरा लिखो। ट्राइंगल का मतलब होता है डेल्टा, ट्राइंगल का मतलब होता है डेल्टा, जो कि चेंज का बारे में बताता है, जो कि शॉर्ट फॉर्म है किसके लिए, चेंज, ठीक है। तो फॉर्मूला मेरा क्या होता है, परसेंटेज, मैं एक बार लिख देती हूँ पूरा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड पूरा लिखना, वैसे तुम्हारा एमसीक्यू है तो तुम्हें पेपर में पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चलो ठीक है। डिवाइडेड बाय यही परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये मेरा पूरे का पूरा फॉर्मूला बनता है। एक बार इसको साफ सुथरा लिख लेते हैं ताकि फिर हम इसको आगे सारे स्टेप्स इसके निकाल सकें। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखो बेटा तुम्हें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, अगर मैथ्स के बच्चे हो तो शायद तुम्हें पता होगा, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी के टाइम पे भी हम ये फॉर्मूला करते थे, ठीक है। कि किसी भी चीज का अगर मुझे परसेंटेज चेंज किसी भी चीज का निकालना होता है, उसके लिए देखो मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, कितना चेंज आया अपॉन ओरिजिनल वैल्यू क्या है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 100 से, ठीक है। जितना चेंज आया डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू क्या है उसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 100 से। तो अगर मैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला लगाऊं, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100 अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। समझ आ गई चीज। तो मेरे पास स्टेप 1 क्या निकल के आया, ये मेरे पास स्टेप 1 निकल के आया, उससे मैंने ये स्टेप 2 निकाला कि मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये है। प्लीज मेक श्योर तुम्हें सारे के सारे स्टेप्स आते हैं, क्योंकि जो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा वो स्टेप 1 पे भी आ सकता है, स्टेप 2 पे भी आ सकता है, या स्टेप 3 पे भी आ सकता है। इसी को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रही हूँ कि मैंने 100 और 100 कट कर दिया, ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा वाली चीजें मैं एक साइड ले आती हूँ तो मेरे पास बन जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है जी। तो मैंने क्या बोला देखो कि मेरा एक्चुअल में मतलब फॉर्मूला ये था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन प्राइस। फिर मैंने क्या कर दिया जी, इसको ओपन कर दिया, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इंटू 100, क्वांटिटी ओरिजिनल वाली डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, 100 कट हो गया, ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो गया, डेल्टा वाली चीजों को मैं एक साइड ले आई और ये मेरा थर्ड स्टेप बन गया। स्टेप
टू स्टेप 1, तीनों में से किसी भी स्टेप के ऊपर तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है। तो तुम्हें सिर्फ ये फाइनल फॉर्मूला याद नहीं करना है, तुम्हें परसेंटेज चेंज वाला भी याद करना है, ओरिजिनल भी याद करना है, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं डिमांड की, बेटा तो तुम्हें एक चीज पता होगी कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी। तो टेक्निकली इस पूरे फॉर्मूला में या तो डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा या तो डेल्टा पी नेगेटिव होगा, कुछ तो होगा ना। या तो चेंज इन प्राइस नेगेटिव होगा कि प्राइस कम हुआ, अगर प्राइस बढ़ा है तो फिर डिमांड कम हुई होगी। टेक्निकली इस पूरे फॉर्मूला में तुम्हारा जो फाइनल आंसर है वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि इन दोनों का नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो तुम्हें बेटा एक चीज ध्यान रखनी है कि तुम्हारा जो भी फाइनल फॉर्मूला आएगा, तुम्हारा जो भी फाइनल आंसर आएगा, तुम्हें उसको नेगेटिव का नहीं बल्कि तुम्हें उसको पॉजिटिव का आंसर लिखकर आना है, क्योंकि इसके आगे जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ ये बताता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। वो सिर्फ और सिर्फ एक इनवर्स रिलेशन दिखाता है बिटवीन क्वांटिटी और प्राइस, वो और कुछ भी सिग्निफाई हमें नहीं करता है। जो भी इन दोनों के बीच का जो नेगेटिव साइन जो यहाँ पे होता है, वो नेगेटिव साइन हमें सिर्फ और सिर्फ इनवर्स रिलेशन दिखाता है, वो और कुछ भी हमें शो अप नहीं करता है। तो प्लीज एक चीज याद रखना, तुम्हें आंसर तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव दिखाना है। दूसरी चीज, ये सेम टू सेम फॉर्मूला जो है तुम्हारा यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए भी लागू होता है। बिल्कुल सेम टू सेम दोनों तीनों स्टेप्स जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए भी लागू होते हैं। एग्जैक्टली सेम होगा, डेल्टा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, फिर डेल्टा क्यू क्यू, ये सारा कुछ सेम, फिर ये भी बिल्कुल सेम रहने वाला है, बस डिमांड की जगह पे हर जगह सप्लाई आ जाएगा। तो फॉर्मूला विल रिमेन एग्जैक्टली द सेम। और सप्लाई के केस में क्योंकि एक डायरेक्ट रिलेशन होता है तो तुम्हारा आंसर कभी भी नेगेटिव में आएगा ही नहीं। सप्लाई के केस में तुम्हारा जो आंसर है वो फाइनली पॉजिटिव में ही आएगा, तो वो नेगेटिव वाली चीज का तुम्हें ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सप्लाई के केस में तुम्हारा आंसर पॉजिटिव ऑलरेडी आएगा क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है। डिमांड के केस में नेगेटिव आंसर आएगा, पर तुम्हें जो तुम्हारा फाइनल आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव का लिख कर आना है, नेगेटिव का आंसर नहीं लिख कर आना है, क्योंकि नेगेटिव साइन बस तुम्हें एक इनवर्स रिलेशन दिखाता है बिटवीन बोथ द थिंग्स, प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला मेथड, जिस मेथड का नाम क्या होता है, परसेंटेज मेथड। ये हो गया मेरा पहला मेथड जिसका नाम क्या होता है, परसेंटेज मेथड। इसके बाद दूसरा मेरे पास देखो मेथड आता है एक्सपेंडिचर मेथड। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ एक बार। चलो, तो जो मेरा पहला मेथड था परसेंटेज मेथड का, जो कि एग्जैक्टली सेम है फॉर डिमांड एज वेल एज फॉर सप्लाई, ठीक है। इसके बाद मैं दूसरा तुम्हें मेथड करवाऊंगी एक्सपेंडिचर मेथड। ये एक्सपेंडिचर मेथड सिर्फ और सिर्फ डिमांड के लिए है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए मेरा कोई भी एक्सपेंडिचर मेथड जैसा मेथड नहीं है, ठीक है। तो परसेंटेज मेथड बिल्कुल सेम फॉर्मूला, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, बिल्कुल सेम फॉर्मूला रहने वाला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। सेम फॉर्मूला से तुम दोनों के क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सकते हो, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि परसेंटेज मेथड पे ही तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक्सपेंडिचर मेथड सिर्फ डिमांड के लिए होता है, सप्लाई के लिए ऐसा कोई मेथड नहीं होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, लेट मी सी सबसे पहले कि एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है। एक्सपेंडिचर का देखो मतलब है कि एक जो कंज्यूमर है उसने टोटल कितना खर्चा किया। एक्सपेंडिचर का इसीलिए मैं फॉर्मूला क्या बनाती हूँ, जितना उसने प्राइस पे किया मल्टीप्लाई बाय जितने उसने चीजें खरीदी। तो अगर मैंने 2 चीजें खरीदी और एक चीज का प्राइस था 10 रुपए, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना होगा, 20 रुपए। अगर मैंने 3 चीजें खरीदी, एक चीज का प्राइस था 10 रुपए, तो 10 इंटू 3 मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 30 रुपीज। तो एक्सपेंडिचर मेथड मुझे क्या बोलते हैं कि कस्टमर का एक्सपेंडिचर क्या कैसे हम निकालते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी करके निकालते हैं, क्योंकि मैं कस्टमर की बात कर रही हूँ। इसीलिए ये सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे ये मेथड लागू होता है, ये मेथड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे लागू नहीं होता है, ठीक है। नाउ बस हमें 3 केसेस करने हैं, ये 3 ही केसेस के ऊपर लागू होता है। अगर मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, अगर मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है, अगर मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है। अगर मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है बेटा जी, तो उस केस में प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में एक मुझे इनवर्स रिलेशन देखने को मिलेगा कि प्राइस बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर कम होगा, प्राइस कम होगा तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, ठीक है। कोई भी और इसमें न्यूमेरिकल मेथड नहीं लगने वाला है। तुम्हें जो है क्वेश्चन बस इतना स्टेटमेंट दे सकता है कि अगर प्राइस के बढ़ने पे एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो मुझे एक्सपेंडिचर मेथड से बताओ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है। तो तुम्हें बस कुछ न्यूमेरिकल कोई फॉर्मूला कुछ ऐसा याद नहीं रखना, तुम्हें बस ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि अगर ग्रेटर देन 1 है तो इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और एक्सपेंडिचर का। अगर इक्वल टू 1 है तो फिर उस केस में जो है मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहता है, मेरा एक्सपेंडिचर चेंज ही नहीं होता है। एक्सपेंडिचर जो है वो बिल्कुल सेम रहता है, प्राइस के चेंज होने पे प्राइस जो है इसमें चेंज होता है, पर एक्सपेंडिचर फिर भी बिल्कुल सेम टू सेम रहता है। तो उस केस में जो है इलास्टिसिटी डिमांड मेरी 1 निकल के आती है। अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर का डायरेक्ट रिलेशन निकल के आता है कि प्राइस बढ़ेगा
तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो एक्सपेंडिचर कम होगा। एक डायरेक्ट रिलेशन अगर निकल के आता है तो उस केस में इलास्टिसिटी जो है लेस देन 1 होती है। तो तुम्हें, जैसे मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, 3 स्टेटमेंट्स याद करनी है कि एक्सपेंडिचर मेथड ये बोलता है कि अगर प्राइस के चेंज होने पे एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो इलास्टिसिटी 1 है। अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर का इनवर्स रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के उल्टा चलते हैं, तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर का डायरेक्ट रिलेशन है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, वो बढ़ेगा वो बढ़ेगा, वो कम होगा तो कम होगा, तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। बस इतनी सी 3 स्टेटमेंट्स में तुम्हारा पूरा एक्सपेंडिचर मेथड जो हो जाता है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल सेम तरीके से एक चीज याद रखना है, यहाँ पे हम जो है रेवेन्यू निकालते हैं, कोई मेथड नहीं है, रेवेन्यू से रिलेटेड कोई मेथड नहीं है सप्लाई के केस में, रेवेन्यू से रिलेटेड कोई केसेस भी नहीं है सप्लाई के केस में। बस मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बता रही हूँ कि क्वेश्चन आ जाता है कई बार, क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया जाता है कि प्रोड्यूसर ने कितना रेवेन्यू कमाया है, और रेवेन्यू का भी फॉर्मूला P इंटू क्यू होता है। तो कई बार तुम्हें क्वेश्चन सिर्फ P दे देगा और रेवेन्यू दे देगा, और तुम्हें एक्सपेंडिचर तुम्हें इलास्टिसिटी निकालने को बोलेगा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस रेवेन्यू को P से डिवाइड करके पहले क्वांटिटी निकालनी है और फिर इलास्टिसिटी निकालनी है। ठीक है, तो सप्लाई के केस में ऐसा कोई मेथड नहीं है, सप्लाई के केस में ऐसा कोई मेथड नहीं है। बस एक तुम्हें जो मैं एड ऑन एक चीज बता रही हूँ कि कई बार सप्लाई के क्वेश्चन में वो क्या करता है, प्रोड्यूसर का टोटल रेवेन्यू बता देता है। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू क्यू। तो तुम्हें रेवेन्यू से बस प्राइस या क्वांटिटी में से कोई एक चीज फाइंड आउट करनी होती है, तो बस ये फॉर्मूला याद रख लो और फिर उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालनी होती है। बस इतनी सी चीज है। ठीक है जी, ये हो गए तुम्हारे 2 मेथड खत्म। ठीक है, तुम देख रहे हो कितना ज्यादा सिंपल चीज है। 11th में जब बच्चे नए नए आते हैं तो मुश्किल लगता है ना। तो चलो अभी हमारे पास अगली चीज, तीसरा मेरे पास मेथड आता है जी, ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड बेटा अलग है डिमांड के लिए और सप्लाई के लिए। ज्योमेट्रिक मेथड जो है वो डिमांड और सप्लाई के लिए अलग अलग है। ठीक है, दोनों में लागू होता है, डिमांड में भी सप्लाई में भी। ठीक है, लेकिन दोनों में अलग अलग तरीके से लागू होता है। ये चीज तुम प्लीज नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब मैं बात करती हूँ ज्योमेट्रिक मेथड की। सबसे पहले हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखो ज्योमेट्रिक मेथड मेरा क्या बोलता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ज्योमेट्रिक मेथड में देखो, सबसे पहली चीज जो ज्योमेट्रिक मेथड मेरा होता है, इसको हम पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, आर्क मेथड भी बोलते हैं, ग्राफिक मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें बस मेरे पास एक ग्राफ होता है और मुझे उस ग्राफ की मदद से बताना होता है मेरी इलास्टिसिटी कितनी है। ठीक है, देखो जो मेरा परसेंटेज मेथड होता था, परसेंटेज मेथड में ना मेरे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, इसमें ना मेरा ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला की मदद से ना मेरी कुछ भी वैल्यू आ सकती है। मेरी वैल्यू 0.3 आ सकती है, मेरी वैल्यू 3 आ सकती है, मेरी वैल्यू 5 आ सकती है, 0.7 आ सकती है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है परसेंटेज मेथड की मदद से। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में तुम्हें वैल्यू कुछ निकालती ही नहीं हो, बस वो 3 स्टेटमेंट्स मुझे याद करनी है और बताना है कि तीनों में से कौन सी होगी। ठीक है, लेकिन ग्राफिक मेथड में मैं ऐसी कोई वैल्यू नहीं निकालती। ग्राफिक मेथड में मैं एक ग्राफ बनाती हूँ और उस ग्राफ में से एक उसके ऊपर मैं डिमांड कर्व बना देती हूँ। ये हो गया मेरा एक डिमांड कर्व। ठीक है, ये हो गया मेरा OY एक्सिस, ये हो गया जी इधर मेरा प्राइस, इधर हमारे पास होती है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये इधर मेरी होती है क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, मुझे ये ग्राफ बनाना है और मुझे इस ग्राफ की मदद से बस जो मेरी 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज थी, 0, 1, लेस देन 1, मोर देन 1, इन्फिनिटी, इन्हीं पांचों में से बताना है मेरी इलास्टिसिटी क्या होगी। और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे यहाँ पे नहीं निकालनी होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का देखो फॉर्मूला क्या होता है, इसमें पर्टिकुलरली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का मेरा फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व divided by upper segment of डिमांड कर्व। ठीक है, मेरा फॉर्मूला क्या होता है, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है जी, देखो करना क्या है, मुझे पूरे डिमांड कर्व पे कोई भी 5 पॉइंट बना लेने हैं। मुझे पूरे डिमांड कर्व पे कोई भी 5 पॉइंट बना लेने हैं। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट यहां बनाएंगे। अब इस पे 3 और पॉइंट बना देती हूँ। एक कहीं मैं यहाँ पे सेंटर में बना देती हूँ, एक इसके ऊपर बना लेते हैं, एक इसके नीचे बना लेते हैं। हमने पूरे डिमांड कर्व पे 5 पॉइंट बना दिए। मैं इनको नाम दे देती हूँ A, B, C, D, E। ठीक है जी, अब देखो अगर मैं देखूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर मैं देखूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट C से शुरू करते हैं, एट पॉइंट C।
पॉइंट सी पे तुम देखो लोअर सेगमेंट क्या होगी, सी के नीचे वाला पोर्शन यानी कि सी से लेकर ई तक का पोर्शन। लोअर सेगमेंट क्या होगी, सी से लेके ई तक का पोर्शन। अपर सेगमेंट क्या होगी, सी से लेके ए तक का पोर्शन, सी से लेके ए तक का पोर्शन। कैन यू सी मैंने स्केल से नहीं बनाया है बट स्टिल मोटा मोटा हमें ये दिख रहा है कि सी ई जितना है उतना ही ऑलमोस्ट इक्वल है सी ए। मुझे ये दिख रहा है क्योंकि मैंने सी पॉइंट जो है डिमांड कर्व के सेंटर में बनाया है, तो मुझे दिख रहा है कि सी ई और सी ए ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर हैं। तो सीई और सीए एक दूसरे के बराबर हैं, तो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो जाएगा, 1। यानी कि डिमांड कर्व के सेंटर में पॉइंट बनाऊंगी तो लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट बराबर होंगे, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 हो जाएगी। अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट डी। डी पॉइंट पे देखो लोअर सेगमेंट क्या है, डीई, अपर सेगमेंट क्या है, डी ए। ठीक है, लोअर सेगमेंट क्या है, डीई, अपर सेगमेंट क्या है जी, डी से लेके पूरा ए तक। कैन यू सी डीई बहुत छोटा है, डी ए बहुत बड़ा है। डीई जो है बहुत छोटा है और डी ए बहुत बड़ा है, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी जी, लेस देन 1 होगी। ऐसे ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर मैं देखूं एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ई, पहले नीचे ई है तो पॉइंट ई पे देख लेते हैं हम। पॉइंट ई पे देखो, पॉइंट ई के नीचे कोई लोअर सेगमेंट है, पॉइंट ई के नीचे कोई लोअर सेगमेंट है, डिमांड कर्व तो खत्म हो गया, तो 0 अपॉन ए ई से लेकर ए तक, तो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, 0। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तुम देखो एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे देखो लोअर सेगमेंट क्या होगा, लोअर सेगमेंट क्या होगा, बी से लेकर के ई तक सारे का सारा, बी से लेकर ई तक सारे का सारा। और अपर सेगमेंट क्या होगा, बी से लेकर ए तक का छोटा सा। तो यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, मुझे दिख रहा है। तो ऐसे केस में जो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, सिंपल। और छोटा सा एक लास्ट तुम देख सकते हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इधर लिख लेते हैं हम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे देखो लोअर सेगमेंट क्या है, ए से लेकर ई तक सारा। अपर सेगमेंट कुछ है, अपर सेगमेंट तो कुछ भी नहीं है, ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो ए ई अपॉन 0, तो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो मैंने क्या किया, अपने पूरे डिमांड कर्व पे 5 पॉइंट्स बनाए हैं। इन्हीं 5 पॉइंट्स की मदद से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इन्हीं 5 पॉइंट्स की मदद से मैंने क्या किया है, पूरे डिमांड कर्व के ज्योमेट्रिक मेथड से मैंने बताया है किस पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होने वाली है। तो मेरी इलास्टिसिटी ऊपर से शुरू होती है इन्फिनिटी से, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होती है, फिर यहाँ पे 1 होती है, फिर यहाँ पे लेस देन 1 होती है, और फिर नीचे आते आते 0 तक वो पहुंच जाती है। तो ये हो गई मेरी सारी की सारी 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक मेथड, जिसका फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट मतलब जो भी पॉइंट तुम देख रहे हो उसके नीचे वाला पोर्शन, अपर सेगमेंट मतलब जो भी पॉइंट तुम देख रहे हो उसके अपर वाला पोर्शन, ठीक है ना। अगर ई पॉइंट में देखो तो इसके लोअर पे कोई पोर्शन है ही नहीं, तो 0। अगर मैं पॉइंट ए देखूं तो इसके ऊपर कोई पोर्शन नहीं है, तो डिनोमिनेटर में 0, यानी कि मेरा आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। तो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी से 0 तक जाती है। यहाँ पे मेरा होता है ज्योमेट्रिक मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का खत्म, ठीक है। अब देखो मेरा लास्ट मेथड जिसके बाद हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा, जो कि है मेरा ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी ज्योमेट्रिक मेथड लगता है पर वो अलग होता है, ठीक है। अब फिर से मैं एक सप्लाई कर्व बनाती हूं, ठीक है। लेट्स से हम सप्लाई कर्व ऐसा बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा सप्लाई कर्व। मेरे ज्योमेट्रिक मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने का देखो फॉर्मूला क्या होता है, हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होता है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस divided by quantity supplied at that price। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाइड एट दैट प्राइस, उस प्राइस पे कितना क्वांटिटी सप्लाइड है उससे डिवाइड करेंगे और ऊपर रखेंगे इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस पे। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस का क्या मतलब है, देखो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं पूरा, ओ वाई एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस, ये होती है मेरी क्वांटिटी सप्लाइड और यहाँ पे मेरा होता है जी प्राइस, ठीक है। तो मैं कोई एक सर्टेन प्राइस ले लेती हूँ, लेट्स से P1 ले लिया, P2 ले लिया, ठीक है। एक सर्टेन प्राइस को मैं यहाँ पे सप्लाई कर्व के साथ जोड़ूंगी और यहाँ पे मैं उसकी क्वांटिटी बना दूंगी, Q1 हो गया, यहाँ पे हो गया जी
Q2 हो गया, ठीक है जी, Q1 Q2 QT, ठीक है। चलो, तो Q1 Q2 मेरा यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले देखना है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने के लिए सबसे पहले मुझे देखना है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि किस पॉइंट पे मेरा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। मेरा ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे टच कर रहा है। लेट्स से मैं इस पॉइंट का नाम मैं रख लेती हूँ ए। मैंने इस पॉइंट का नाम रख दिया ए। तो मेरा ये जो पूरा ग्राफ है, ये जो मेरा ये जो मेरा सप्लाई का कर्व है, ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, पॉइंट ए पे टच कर रहा है। कहां पे टच कर रहा है, पॉइंट ए पे टच कर रहा है। मैं ए से लेकर इंटरसेप्ट कहां तक बताऊंगी, जहां तक मेरी क्वांटिटी है। लेट्स से मैं Q1 क्वांटिटी ले रही हूं। सबसे पहले एक प्राइस P1 पे मैं ले रही हूं, कौन सी क्वांटिटी, Q1, ठीक है। ए से लेकर Q1, मैंने क्या बोला, इंटरसेप्ट तुम कैसे बनाओगे, जहां पे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को टच किया वहां से लेकर जो क्वांटिटी तुम देखना चाहते हो उस क्वांटिटी तक का लिख दो, ए से लेकर Q1। जो तुम्हारा क्वांटिटी सप्लाई, जो तुम्हारा डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर हमेशा तुम्हारा कहां से शुरू होगा, ओ से शुरू होगा। डिनोमिनेटर हमेशा कहां से शुरू होगा, ओ से शुरू होगा। ओ से शुरू होकर कहां तक जाएगा, जहां पे क्वांटिटी तुमने ऊपर लिखी है वही सेम क्वांटिटी तुम नीचे लिख दो, वही सेम क्वांटिटी तुम नीचे लिख दो। सिमिलरली अगर मैं दूसरे केस में देखना चाहूं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो भी मैं यही करूंगी। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस क्या है, ए से शुरू हुआ, कहां तक गया, Q2 तक गया, Q2 तक गया। डिवाइड बाय, कहां से शुरू हुआ, हमेशा ओ से शुरू होगा, और क्वांटिटी कौन सी होगी, हमेशा वही होगी जो न्यूमरेटर में लिखी है, ठीक है जी। अब देखो मेरा सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसा आया। पहले केस में देखो, पहले केस में देखो, ए से लेके Q1 तक मैं गई हूं, ए से लेके Q1 तक गई हूं, और ओ से लेके Q1 तक गई हूं। ए Q1 बड़ा है या ओ Q1 बड़ा है, क्लियरली दिख रहा है हमें ओ Q1 बड़ा है, ए Q1 छोटा है। हमें क्लियरली दिख रहा है डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो देखो मुझे क्लियरली पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है। और तुम वैसे भी सोचो, अभी जरा पन्ना पलटा के पीछे देखो, मैंने तुम्हें अभी लिखवाया है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अगर सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस से शुरू होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 है। सेम तरीके से यहां भी डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यहाँ पे भी मेरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 हो जाएगी। अब बिल्कुल सिमिलर तरीके से एक और सप्लाई कर्व बनाकर हम देखते हैं। बिल्कुल सिमिलर तरीके से एक और मैं सप्लाई कर्व बना के देखती हूँ, जो कि मेरा ओरिजिन से शुरू होता है। ये सप्लाई कर्व, ये O, ये एक प्राइस पे एक क्वांटिटी Q, ठीक है, ये X, ये Y, ये प्राइस, ये सप्लाई हो गया जी। अब देखो मेरा इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, कहां पे टच किया एक्स एक्सिस को मेरे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को टच किया O पे। O से मैं कहां तक जाऊंगी, क्वांटिटी तक। शुरू, डिनोमिनेटर तो हमेशा O से ही शुरू होगा, कहां तक जाएगा, क्वांटिटी तक। तो देखो ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बराबर हैं तो 1 होगा। वैसे भी अगर ओरिजिन से शुरू होता है, किसी भी एंगल पे अगर ओरिजिन से शुरू होता है तो 1 होता है। सिंपल कहानी, खत्म कहानी, ठीक है जी। तीसरी चीज, तीसरा जो मेरे पास आता है जी, मोर देन 1 वाला केस आता है। तीसरा जो मेरे पास केस आता है, तीसरा केस आता है मोर देन 1 वाला, ठीक है। तो मैंने यहां से शुरू कर दिया, वाई एक्सिस है। अरे अब मैं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस कैसे देखूंगी, अब तो इसने वाई एक्सिस को टच ही नहीं किया। अरे भाई, थोड़ा सा अगर मैथ्स पढ़ा है तो मैं ये पता होना चाहिए। मैं इसको पीछे एक्सटेंड कर देती हूँ, ये इसने एक्स एक्सिस को टच कर लिया, खत्म कहानी। मैं इसको यहाँ पे पॉइंट दे देती हूँ ए, जहां पे इसने एक्स एक्सिस को टच किया। मैं फिर से एक प्राइस, एक क्वांटिटी देख लेती हूँ Q, ठीक है जी, खत्म कहानी। एक क्वांटिटी और एक प्राइस देख लेती हूँ। अब देख लो, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस कहां पे किया, इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे कहां पे किया, ए, ठीक है, कहां तक गया, Q, शुरू O, हमेशा डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होना चाहिए, ओरिजिन O, कहां तक गया, Q तक। क्या बड़ा है, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बड़ा है, देखो A क्यों बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो मेरी फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ये हो गया ग्रेटर देन 1 का केस। तो ये मेरे तीनों के तीनों केस हो गए ज्योमेट्रिक मेथड के इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने के, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बिल्कुल पूरी तरीके से होता है खत्म। अब हम शाम की क्लास में करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन्हीं दोनों चैप्टर्स की, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के। तो अगर कोई भी डाउट है कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर। टेलीग्राम चैनल पे तुम पूछ सकते हो, डिस्कशन ग्रुप में डाउट्स पूछ सकते हो, आई विल आंसर देयर एज वेल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और हमें भी ग्रो करने में हेल्प करो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ।